मूर्खों से बरी है दुनिया, पर वहां भी मुकाबला है। हर मूर्ख दूसरे मूर्ख को पीछे छोड़ने में लगा है। और मूर्खों की सबसे खास बात यह है कि एक मूर्ख खुद को ही समझदार समझता है, और जब किसी मूर्ख को जो खुद को समझदार समझ रहा हो उसको समझाने की कोशिश करना उससे बड़ी मूर्खता है। पर मूर्ख केवल एक व्यक्ति ही नहीं, एक देश भी हो सकता है, और साफ शब्दों में कहूं तो उसका नेतृत्व भी हो सकता है। और आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। बात करते हैं बांग्लादेश की और वहां पर हो रहे व्यापार की। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जैसे नेता की कारस्तानी और बड़बोलापन ही वजह है इस हालात की। हालात ये हैं कि बांग्लादेश में 170 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, 40,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यूनुस के फैसलों का असर बांग्लादेश पर इतना बड़ा होगा, यह बांग्लादेश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यह अकेला ऐसे इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीब 85% यानी 85% और कुल जीडीपी में 13% हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं बांग्लादेश में, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। हालांकि भारत ने पहले कई अवसर दिए, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बैंकॉक बैठक तक इंतजार भी किया गया, लेकिन जब रुख नहीं बदला गया तो भारत ने वो कदम उठाया जिसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो कि मुफ्त में थी, फ्री में थी, उसको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। अब बांग्लादेश को अपने सामान को पहले श्रीलंका, मालदीव्स या फिर पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए निर्यात करना पड़ेगा, जिससे माल की लागत बढ़ेगी और ग्लोबल कंपटीशन में बांग्लादेश औंधे मुंह गिरेगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, बांग्लादेश कारोबारी अगर अपने देश से सामान किसी यूरोपीय देश में अब भेजता है तो भारत के रास्ते भेजने के मुकाबले अब उसे 3 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। यह पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले सस्ता था, लगभग फ्री हमने कर दिया था, पूरा शिपमेंट, केवल किराया जो है वो देना था, सब कुछ मुफ्त था। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कारोबारी भारत से काफी कम कीमत पर कपास, यार्न खरीदते थे, लेकिन अब उसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। वहां पर बांग्लादेश ने रोक लगा दी है, मूर्खता की सारी हदें पार कर दी है। अगर बांग्लादेश चीन से भी खरीदता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज्यादा खर्च आएगा कि कपड़ों को बनाने का खर्च काफी ज्यादा हो जाने वाला है। इसीलिए यह मुद्दा गंभीर है बांग्लादेश के लिए भी, लेकिन क्योंकि पड़ोसी है, बहुत कुछ कर रहा है, असर भारत पर भी होता है, इसीलिए इसको आज हमने चर्चा का विषय बनाया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे, उनसे कई सवालात जो हैं वो पूछने हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश से सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश की जो बातें हैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर वो रखते हैं, एग्जैक्टली बताते हैं क्या वहां पर हो रहा है। साथ ही साथ धीरज कौल जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, इकोनॉमी के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिफेंस पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये महत्वपूर्ण होगा जानना कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ किया जा रहा है क्या वो पागलपन है या फिर उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी है। सबसे पहले आते हैं सलाउद्दीन शोएब जी, क्योंकि मामला जो है वो बांग्लादेश का है और ये बड़े बड़े फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं। वहां की इंडस्ट्रीज को एक तरीके से बर्बाद करने की जिम्मेदारी अगर मोहम्मद यूनुस की नहीं है तो किसकी है? इसके आने के बाद, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ही वहां पर जो बदलाव देखने को मिले, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बर्बाद होती जा रही है। 40,000 नौकरियां अब गई, अब 40 लाख लेके मानेंगे क्या ये? शोएब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई। देखिए, आपसे इजाजत लेके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक कहावत है अंग्रेजी में कि कोई कोई जोकर अगर महल में चले जाए तो वो महल में जाकर राजा नहीं बनता, बल्कि महल को सर्कस बना देता। बिल्कुल। और यूनुस जैसे एक जंगी जिहादी बांग्लादेश में बैठा है, बैठ के पूरे बांग्लादेश को अभी जिहादिस्तान बना। आपने जो कह रहे थे कि भारत ने जो एक्सपोर्ट ट्रांजिट में जो रेस्ट्रिक्शन दी थी ट्रांजिट फैसिलिटीज में, उसके कारण अभी आपने ठीक कहा, कभी बांग्लादेश को श्रीलंका के जरिए भेजना पड़ेगा और बाकी सारे सब। बांग्लादेश अगर ये ट्रांजिट फैसिलिटीज में, फॉर एग्जांपल, अगर ये 100 यूनिट थे
अभी श्रीलंका के जरिए भेजिएगा, यहाँ एक्सपोर्ट कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9% से 11% ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल। दूसरी बात जो है, कॉटन यार्ड की बात आपने जिक्र की, तो पाकिस्तान से कॉटन ला सकते हैं, वक्त भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, चाइना से ना ले सकेगा। कि चाइना से अगर कॉटन लाएगा तो एंड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल चाइना है, तो अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा, तो चाइना के ऊपर जो 125% रेट लगाया वही लागू हो जाएगा बांग्लादेश के गारमेंट में। और आपको 2-3 करेक्शंस में इजाजत लेके कहना चाहता हूँ, ठीक है। 40,000 वर्कर्स एम्प्लॉयज बेरोजगार नहीं हुए, 1 लाख हुए हैं। बाप रे, ये बड़ा स्टेटमेंट है। सोचिए 40 लाख अगर पूरा आंकड़ा है तो 1 लाख वहां से चले जा चुके हैं, तो इस वक्त तो वहां पर त्राही वहां पर तो हाहाकार मच गया होगा शोएब साहब। 1 लाख और 270 फैक्ट्री बंद हुआ, ये सही है। और इस साल की जून तक बांग्लादेश की 97%, 97% फैक्ट्री गारमेंट बंद हो जाएगा। 65 लाख लोग बेरोजगार होंगे, उसमें 80% औरतें हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो जिहादिस्तान बना है ना, तो जिहादिस्तान में तो औरतों को काम करना मना है। तभी मैं कहता हूँ शोएब साहब, आपने जो बात कही, औरतों को तो बर्बाद ये करेंगे, जो जिहादी सोच की आपने यहाँ पर बात कही वहां, तभी तो मैं कहता हूँ शेख हसीना इनको जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एक औरत के हाथ में सत्ता थी, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक लेडी जो अच्छे से लीड कर रही है, हमें आगे लेकर जा रही है, वो कैसे कर रही है। एक औरत से इनको अपने देश को चलाते हुए देखना इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, और यही कारण था, ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कट्टरपंथी सोच, चरमपंथी सोच इनकी, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आप कंटिन्यू करिए चौधरी साहब जी। शिविन भाई देखिए, हमारे देश में बेगम खालिदा जिया थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी औरत हैं। शेख हसीना जी थे, वो भी औरत है। बिल्कुल। और शेख हसीना जी को बांग्लादेश की एक ब्रोकन इकोनॉमी को, स्ट्रगल इकोनॉमी को इकोनॉमिक स्टार बनाया। मगर हमारे जो देश के जो दुश्मन है पाकिस्तान, पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, और इसके लिए पाकिस्तान ने इसके गोद के कुत्ता यूनुस को भेजा बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। अभी आप सोचिए शिवम भाई कि इस जून में 65 लाख महिलाएं जो गारमेंट्स में काम करते हैं, 80% गारमेंट्स में जो 80% महिलाएं हैं, 65 लाख में तकरीबन 50 लाख से नजदीक, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ शिवम भाई, कि इस महीने अप्रैल में बांग्लादेश की गारमेंट्स टोटल सेक्टर में 70% गारमेंट्स फैक्ट्री अब तक तनख्वाह नहीं दे सके वर्कर्स की। पिछले ईद में जो ईद गए हैं, उस ईद में, रमजान की ईद में बोनस नहीं मिला, और आने वाली ईद जो है जून में, उसमें तनख्वाह नहीं मिलेगा और बोनस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, किसी संकी के हाथ में अगर देश की कमान दे दी जाए, जैसे आपने जो बात यहाँ पर करी, जो जोकर मेंटालिटी है, और अगर दे दी जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि नोबेल प्राइज जो किस बात का मिला है ऐसे व्यक्ति को जो कि चीन में जाकर बातें करता है कि भाई देखिए ये हैं, ये 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 वो हैं, भारत की बात करता है, लैंड लॉक्ड है, उसको हम कट ऑफ एक तरीके से कर सकते हैं, चाइना के लिए वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, और इसको नोबेल प्राइज मिला। ये व्यक्ति इंसाइट कर रहा है, उकसा रहा है चीन को कि भाई आप आओ, भारत में घुसो, यहाँ पर आप अपना बेस बनाओ। इस तरीके से जो चिकन्स नेक बोलते हैं, जिसको हम रेजर्स एज कहते हैं, मैं तो टाइगर्स नेक बोलता हूं, वहां पर चीन तक को बुलाने का वो प्रयास। चलिए, आपका मैंने पहला कमेंट लिया सलाउद्दीन साहब पर, फिर सिवात साहब, मैं आपका भी एक दृष्टिकोण यहां पर समझना चाहता हूं। इंडिया भी अब बार बार एक तमाचे के बाद दूसरा तमाचा जो है वो लगातार मार रहा है, वो दिखा रहा है। पहले ये भी आप देखिए सिवात साहब, आपसे मेरा प्रश्न है कि भाई 5,000 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया भारत ने। अब भारत सोच रहा है कि भाई हम क्यों ना अब ये नेपाल में इन्वेस्ट करें, भूटान में इन्वेस्ट करें। ये अब भारत भी अपनी सोच है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी पहले का समय था, पाकिस्तान गोली चलाए, आतंकवादी भेजे, पुरानी सरकारें थी, नहीं हमें थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए, थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। लेकिन अब बैंकॉक में ये पीएम मोदी को नहीं मिलना था, ये यूनुस को मिलना था भारत से, और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी उसके बावजूद यहां पर कैंसिल की। अब भारत अपने टर्म्स पे हर जगह बात कर रहा है, और ये बहुत ओपन हो गया है। चीन से भी बहुत कड़े शब्दों में बात होती है, और अब बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अब वो लेवल ही नहीं बचा सिवात साहब। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि भारत ने बांग्लादेश को बहुत चांस दिया। ये सच्चाई है कि बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री बोला जाता है, क्योंकि
85% जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से इंटरलिंक्ड है। और अगर आप ये देखें कि ईस्ट पाकिस्तान जब था बांग्लादेश तो वहाँ इतनी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही थी और वो वेस्ट पाकिस्तान से काफी पीछे था। मगर जब इंडिपेंडेंस के बाद 1971 स्पेशली ये जो 15 साल लास्ट के गए तो शेख हसीना ने इस चीज का इस्तेमाल किया कि अगर वो भारत के साथ ट्रेड रूट अच्छे होंगे और वहां से आपको सामान आएगा तो उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर पाएगी और वही हुआ। 15 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की टॉप की सबसे अच्छी टॉप पहुंचने के पर कैपिटा इनकम वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश का भारत से भी ज्यादा होता है और उसकी सारी वजह थी कि बांग्लादेश के जो रिलेशन भारत से अच्छे थे। भारत ने बहुत मदद की, भारत ने यार्न दिया, कॉटन दिया बहुत सस्ते में और फिर एक्सपोर्ट के लिए अपने जो पोर्ट्स और एयर जो फील्ड है वो खोल दी और उससे बांग्लादेश को फायदा होता रहा और जबकि भारत को उसका थोड़ा नुकसान क्योंकि भारत भी कंपटीटर है टेक्सटाइल के मामले में और अगर उस टाइप के दोनों टेक्सटाइल के आउटपुट प्रोडक्ट बनाता है जैसा बांग्लादेश और भारत है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। मगर वाकई ये मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने जो 15 साल के अंदर आप एक प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया वो काबिल तारीफ था और उसको कुछ शक नहीं। मगर अब वो सारे के सारे एक ये भी सच्चाई 85% जो उनका एक्सपोर्ट होता है वो टेक्सटाइल का होता है, 13% उसका जीडीपी का था और अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है भारत के साथ रिलेशन खराब करके, तो सबसे पहले तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ठप पड़ गई। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब ने कि 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा होंगे और आने वाले 2-3 साल में अगर ऐसे चला तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। सिवात साहब केवल 1 लाख नहीं होंगे ना, आप सोचिए 1 लाख वो होंगे, उसके साथ व्यापारी जुड़े होंगे, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जुड़ा होगा, उसके साथ दुकानें जुड़ी होंगी, लोग जुड़े होंगे और जो उनके परिवार चलते हैं उन परिवार से जो पैसा जाता है स्कूल्स को, वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। वो 13% कोई छोटी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी 3-4 चीजें और हैं कि देखो सच्चाई है कि बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन अब पैदा कर दी है मोहम्मद यूनुस ने, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक मेन स्टे था जिसको आपने रीढ़ की हड्डी बोला वो ठप हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि एक तो ये है रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, वहां पर रोहिंग्याओं को एक प्रकार से ज्यादा रेडिकल करके भारत की तरफ भेजा जा रहा है। उसके बाद वहां पर हिंदुओं पे एक प्रकार से अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, काफी लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पहले बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कोविड-19 के बाद थोड़ी डिगमगा गई थी। कोविड-19 में बड़े बड़े देश हिल गए थे मगर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था तो उसकी कोविड के होने के बावजूद भी सिचुएशन संभली थी। मगर अब तो ऐसी हालात हो गए कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 जगह से प्रॉब्लम आएगी कि एक तो जो हमारे ट्रांसशिपमेंट हमने बंद कर दिया, यहां से अगर बांग्लादेश का सामान जाता था तो वो $2 पर केजी था, मगर अब इनका $6 पर केजी तो इनके अपने उसमें है। अगर वो चिटागोंग से जाता है या ढाका एयरफील्ड से जाता तो 3 गुना बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, जब से इजराइल हमास की लड़ाई स्टार्ट हुई है, रेड सी से डायरेक्ट आप नहीं जा सकते तो आपको पूरा चक्कर काट के जाना पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। वो 20% पहले ही इनके ऊपर मार पड़ी हुई थी क्योंकि इसके कारण, क्योंकि सिचुएशन खराब और अब बिल्कुल ठप हो जाएगी। ये समझ नहीं आया मोहम्मद यूनुस को कि क्या इतनी बेवकूफी करने के लिए उसको भेजा गया था, अपने देश को डुबो दिया। अब ये बात करता है भारत के नॉर्थ ईस्ट की। देखो भारत के नॉर्थ ईस्ट से इसको क्या फायदा था, ये जो व्यापार इसका भूटान और नेपाल का तो नॉर्थ ईस्ट से था, वो भी अभी तक भारत ने उसको बंद नहीं किया है मगर आने वाले समय में वो भी बंद हो सकता है। इसकी कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग ये नहीं कि समुद्र से इसकी कनेक्टिविटी म्यांमार की तरफ थी। हम इसको 2 जगह में पार्टनर बनाए थे। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कि भारत के कोलकाता से आके सितवे पोर्ट से आके हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाए, हम उसको भी हिस्सा बना रहे थे। हम इसको हिस्सा दे रहे थे कि ये जो हम इंटरनेशनल ट्राइलाइटर हाईवे बना रहे हैं जो कि भारत से जाएगा म्यांमार, म्यांमार से जाएगा थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया लाइन, उसकी भी हम एक प्रकार
बांग्लादेश को मदद देते। एक BBIN बना था जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो कॉरिडोर था, उसमें भी हमने बड़ा इसको फायदा दिया था बांग्लादेश को। मगर अब बांग्लादेश के जो एटीट्यूड है मोहम्मद यूनुस का, भारत ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। भारत ने कहा ये हमारी रेड लाइन है। इसने चाइना में जाके लेमनी हॉट जो एयरफील्ड है क्योंकि तो हमारे चिकन नेक के नजदीक है, वो चीन को दे दी। चीन के अंदर भारत के अगेंस्ट वो उसने काफी हद तक ये बताया कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंडलॉक्ड है और एक गार्डियन ऑफ ओशन लेकिन ये वो चीज है सिवाज साहब जिसमें कहते हैं ना कि इंसान सोचता है कि चलिए चाहे कंपनी हो चाहे देश हो, वहां के लोगों से चलता है या एम्प्लॉय से चलता है, ये लीडरशिप पर जब असर पड़ता है, वो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे बर्बादी, शेख हसीना के जाने के बाद कैसे बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है, दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, पाकिस्तान को वापस बुला रहा है, पड़ोसियों से दुश्मनी कर रहा है और उस चालाक चीन से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है जिसने श्रीलंका को नहीं छोड़ा, जिसने अपने किसी पड़ोसी को कभी भी चैन से जीने नहीं दिया। सिवाज साहब, आपकी मैंने आइडियोलॉजी, आपकी पूरी बात को मैं यहां पर समझ चुका हूं, आपने किस तरीके से पूरे मामले को समझाया, लेकिन अब इसका एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, धीरज कौल जी, अब जो कुछ हो रहा है, सूत्रधार बार बार ये कहते हैं नोइंगली अननोइंगली, हकीकत में ये है कि भाई ट्रंप ही सब कुछ इनडायरेक्टली करवा रहे थे। और पिछला क्योंकि वो टैरिफ के मामले में अगर मैं कहूं, लेकिन इससे पहले भी कई थ्योरीज ये भी निकल के आई थी कि भाई वहां पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी था, कंडेम उसको किया गया, फिर बाद में कि भाई जो वहां पर किलिंग्स हो रही थी, आपने देखा था किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, अभी एक हिंदू लीडर को मार दिया गया इस कट्टरपंथ देश में। लेकिन ये पूरी इन्वॉल्वमेंट में अमेरिका क्या रोल प्ले करेगा, जियोपॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करेगा, क्या होगा बांग्लादेश का, और भारत इसमें क्या विन विन सिचुएशन में है या फिर हमें भी फूक फूक के कदम चलने पड़ेंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मेरे कई फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से कनेक्टेड हैं, हिंदू ओरिजिन के हैं। मैटर ऑफ फैक्ट कल ही मैं कुछ लोगों से मिलके आया हूं, तो उनके साथ जो हो रहा है, बिजनेस ओनर्स लाइक मल्टी मिलियनर पीपल, इट्स वेरी ट्रेजेडी। जो आपके सलाउद्दीन साहब ने पहले भी मैंने शोज में सुना, वो काफी कम मात्रा में बता रहे हैं। वहां पे जो अनसर्टेनिटी है कम्युनिटीज की तरफ, माइनॉरिटीज की तरफ, एंड माइंड यू, आप किसी दिन बैठिए, मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस दूंगा कि इंडिया की आजादी के बाद 47 से लेके 71 तक लैंड ओनरशिप हिंदूज के, आई एम नॉट अ रिलीजियस एथनिक पर्सन, बट ये नहीं, आप खुल के बोलिए, मैं कह रहा हूँ धीरज जी, आप खुल के बोलिए, सच्चाई बोलिए। ये झूठ का जो पर्दा, जो लोगों ने चश्मा पहन रखा है ना, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और हकीकत को दरकिनार करते हैं, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में अगर हिंसा हुई थी, उसके लिए बांग्लादेश भारत से बातचीत कर, भारत को बता रहा है क्या करना नहीं करना चाहिए, लेकिन एंड में वहां पर गया कौन? वहां से हिंदू तो पलायन करके वहां से गए। वो केवल धर्म की बात नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाए तो ये एक तरीके से एक होलोकॉस्ट है हिंदूज का। एग्जैक्टली। देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिस फील्ड से मैं कनेक्टेड हूं, वी हैव टू बी नॉन बायस, लेकिन आपने मुझे इसकी लिबर्टी दी, सो आई अप्रिशिएट इट, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, नंबर्स डोंट लाई। किसी दिन आप इस पे सेपरेट शो करिए। आजादी, भारत की आजादी के बाद जो जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें हिंदू कि कितने ओनर बिजनेसेस थे, लैंड्स कितने थे, उनका सिस्टमिक डिप्लीशन कैसे हुआ, जो कश्मीर वैली में भी हुआ, जहां से मेरे एंसेस्टर्स आते हैं। अगर आपको जान के हैरानी होगी, जो फादर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, आई रियली डोंट लाइक दैट पर्सन, उसने सिस्टमेटिकली हमारी जमीनें लेके डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को दे दिया। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, ये फैक्ट है, आप चेक करिएगा। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी आपको इसमें शायद कमेंट कर देंगे। और 71 के बाद भी सिस्टमिक तरीके से हिंदुओं की जो वर्चस्व था लैंड ओनरशिप पे, उस पे टारगेट किया गया, उनके बिजनेसेस को सप्रेस किया गया। लेकिन जब से शेख हसीना आई, उसमें कुछ रिलीफ, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर मिला, लेकिन फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर और ऑक्सीजन में जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है, हम लोग किसी को शुगर कोट नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कोई बहुत अच्छा दौर नहीं था, बहुत एकदम गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं कहेंगे कि भाई वहां से जो भाग के लोग भारत में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन जिस तरीके से कह रहे थे, इलीगल माइग्रेशन जिस तरीके से आप कह सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो इलीगल स्मगलिंग आप कह लीजिए, सब कुछ हो रहा था बांग्लादेश के साथ, लेकिन भारत ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, बहुत ही
एक तरीके से खुद को कंट्रोल करके रखा, 10 घाटे झेले। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी में भी भारत को 2 पैसे का लाभ नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, डिले हो रहे थे, लेकिन भारत ने सोचा कि कम से कम बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे रहें। पाकिस्तान तो वैसे ही एक मूर्ख देश है, दूसरी तरफ एक और मूर्ख देश हमें नहीं चाहिए था। कौन सा? हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, इंडिया एज ऑलवेज प्लेज अ बिगर ब्रदर्स रोल, और मेरे खुद के रिलेटिव्स थे जो 71 डिस्टेंट रिलेटिव जो 71 वॉर में सर्व कर चुके हैं। हमारे कुछ फैमिली रिलेटिव्स थे जिन्होंने रॉ को फॉर्म किया। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, दे आर रिलेटिव्स फॉर अस। सो बहुत इंटरवेंशन था बांग्लादेश में, भारत के हार्ड अर्न्ड मनी उसमें गया, लोगों ने अपना ब्लड एंड स्वेट सेक्रीफाइस किया। उसके बावजूद भी ये समझ से मेरी परे है कि क्यों हमारी कम्युनिटी के लोगों को एक तरीके का बफर गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली नहीं दिया। दैट्स पॉइंट 1, वहां की गवर्नमेंट ने। पॉइंट 2, क्यों सरकारों ने 80s 90s 70s 71 वॉर में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसको आप बार बार चिकन नेक बोलते हैं, क्या हम वो टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते थे? बिल्कुल, टेरिटरी ले सकते थे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठा दिया। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न ये है। एक सवाल है। हाँ, और दूसरा, आप कभी मत भूलिए, हम लोग कश्मीरी हिंदू जो आते हैं, हमारी मातृभूमि के अंदर शारदा पीठ है जो पीओके के अंदर है। बिल्कुल, इट्स अ इंसल्ट। जैसे कि तक्षशिला उधर है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, आप हिस्ट्री पढ़िए, एक था नालंदा का और एक था शारदा पीठ, वो भी हमने निगोशिएट नहीं किया। तो कांग्रेस, मैं बोलना, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन इट हर्ट्स अस। कमिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ टुडे, जो आप बात कर रहे हैं, आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बोला, वो 4.5 नंबर ऑफिशियल नंबर है। 4.5 लाख लोग जो गारमेंट इंडस्ट्री में ऑफिशियल है, मतलब जिसका आप पे चेक देते हैं, अनऑफिशियली 2 लाख और लोग एंटिसिपेटेड हैं। इनडायरेक्टली जाइए तो 15 लाख का नंबर आता है जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है फील्ड के साथ। नंबर 1, बांग्लादेश की नंबर्स पे बात करें तो इकोनॉमी 481 बिलियन है। बांग्लादेश, आप जान के हैरान होंगे, जनवरी फरवरी के अंदर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट to US have increased by 23.8%। अगर फाइनेंशियली बात करें तो 1.5 बिलियन जो गारमेंट्स है, 85% जो बांग्लादेश की, आप देखिए, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, उसके एक्सपोर्ट्स का 85 कंपोनेंट वो है, और 13% जो आपने बोला उसकी जीडीपी का है। लेकिन ये जान के हैरानी होगी, जो बांग्लादेश की इस टाइम ऑक्सीजन की लाइन है, वो है इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स जो चाइना से स्टील हो। आज भी चाइना नंबर 1 है स्टील होके, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इन कंट्रीज को जा रहा है। लेकिन आपने ये शायद नोट नहीं किया, तुलसी गबार्ड ने भी ये क्लियरली बोला, एथनिक क्लेंजिंग जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। ट्रंप, मैं खुद इन्वॉल्व था कैंपेन, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, लेकिन एक पॉइंट ये भी था कि जो अमेरिका में हिंदूज रहते हैं उनको कैसे ट्रंप अपील करेंगे, यानी जेन्युइनली मेंट इट, ऐसा नहीं है एक बात कर रहे थे। उन्होंने बोला जो कम्युनल हार्मनी को बांग्लादेश में ब्रेक किया, ये आप रिसर्च करिएगा, उनके स्पीचेस में है कि उसको रोकना चाहिए। और उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद क्लियरली आप ही के मीडिया के सामने बोला, और कम से कम बोला तो वो शुरुआत है। और धीरज, मैं आपका दुख समझ सकता हूं किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आप कंप्लीट बहुत बड़ा पॉइंट है, एक 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्होंने बोला, क्योंकि मोदी जी जैसा लीडर आजकल की, नॉट बिकॉज आई एम अ सपोर्टर, इट्स ऑनेस्टली ट्रूथ, ऐसा लीडर मिलना भारत की एक सौभाग्य है। उन्होंने क्लियरली बोला कि मोदी जी विल डील विद बांग्लादेश प्रॉब्लम। लेकिन बांग्लादेश जो कर रहा है इस टाइम, इतनी बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है बाय ब्रेकिंग द टाइज विद इंडिया, फाइनेंशियली स्पीकिंग, उस कंट्री का पूरा इकोनॉमिकल बैकबोन ब्रेक हो सकता है अगर इंडिया फ्री पोर्ट्स ना दे। तभी तो मैंने कहा शुरुआत में, तभी तो धीरज मैंने शुरुआत ही इस तरीके से की गई, भाई मूर्खों से भरी दुनिया और एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से ज्यादा खुद को बड़ा मूर्ख साबित करने में लगा होता है, लेकिन अंत में मूर्ख को समझाने भी जाओगे तो वो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। इसलिए इसको और तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। मैथिल साहब, आप भी हमारे साथ हैं, थोड़ा विलंब से आप जुड़े, इसलिए आपका फिर से स्वागत है। लेकिन मैथिल साहब, एक मुद्दा ये है, इसमें एक तो उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है। मैं वही कहता हूं ना, आप सांप पालोगे कि भाई सोचोगे दुश्मन को डसेगा तो कभी ना कभी आपके परिवार को भी वो सांप काट सकता है, तो वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। अब मोहम्मद यूनुस वहां की जनता को अपना परिवार मानते हैं नहीं मानते हैं वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन अब वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। इंडियन यान को बैन करना, साथ ही साथ जो वहां पर एथनिक क्लेंजिंग हुई है, जो हिंदुओं का नरसंहार जिस तरीके से कह सकते हैं, अभी एक हिंदू लीडर को मार दिया गया, वो एक बात। और साथ ही साथ वहां पर एक डैम बनाने की भी खबर आ रही है कि भाई त्रिपुरा के बिल्कुल नजदीक वो एक डैम बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि आपके पूरे जो नोमैन्स लैंड होता है उसका वायलेशन वहां पर कर लिया गया। चाहता क्या है बांग्लादेश और भारत सरकार क्या करेगी इसमें? जिस तरीके से वो चिकन नेक जिसको हम टाइगर्स नेक कहते हैं
क्या उसको एक्सपैंड वाकई नहीं कर देना चाहिए? कब तक हम डिफेंसिव खेलेंगे? अगर किसी दिन वो एकदम आके बैठ गए हमारे सर पर, तब हम वहां पर आक्रमण करने की स्थिति में आएंगे, या अभी से हमें कुछ कर देना चाहिए? धन्यवाद शिवम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, भारत वंदे माता की मातरम। जय, वंदे मातरम। और हमारे संग सलाउद्दीन जी भी हैं, बांग्लादेश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं भारत के। और देखिए, जिस प्रकार से मेजर साहब ने भी कहा और डॉक्टर धीरज कौल ने कहा, बहुत सारे विषयों पे इन्होंने प्रकाश डाला। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल लाइन ये लेना चाहता हूं कि भारत के पास में बहुत सारे विकल्प हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर धीरज कौल ने भी कहा और आपने भी कहा कि यदि भारत जो है फ्री शिपिंग बंद कर देगा तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। ये सच बात है, लेकिन ये भी सच बात है कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और कभी भी आज तक भारत ने ये नहीं सोचा था सपने में भी कि जिस बांग्लादेश को बनाने में भारत के सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हों, हमने खून बहाया हो, जहां पर कि पाकिस्तान ने न जाने कितनी मां बहन बेटियों के संग सामूहिक बलात्कार किए थे, न जाने कितने हजार लोगों की हत्याएं की थी, मैं ये कहूं कि बिल्कुल निर्दोष लोगों की, असहाय लोगों की। ऐसी भयावह स्थिति के बाद भारत ने उनको निकाला, भारत ने उनको छत दी, उसके बाद आज वो खुद भारत को काटने को दौड़ रहे हैं। जिनको हमने टुकड़े डाले, जिनको हमने टुकड़ों पे पाला, हमारे टुकड़ों पे वो पले, सॉइटू से ये शब्द मैं आज प्रयोग कर रहा हूं। कारण क्या है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की एथनिक क्लींजिंग, जिस प्रकार का सामूहिक नरसंहार हिंदू समाज का आज हुआ बांग्लादेश में, उससे हमारी आंखों में खून के आंसू हैं। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है, हमारी सेनाएं जो हैं वो 24/7 तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। और देखिए, यहाँ पे जनरल साहब भी बैठे हैं, शिवाज साहब, सेना की या सरकार की रणनीतियां कभी भी टीवी चैनलों पे तय नहीं होती, ये फैक्ट है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको हर तरह की जो स्थिति है उसका पूरी तरह से ज्ञान है। जिस प्रकार से तहव्वुर राणा 10 दिन पहले तक पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान आएगा कि नहीं आएगा, वो भारत में आज है, जेल में रोटी खा रहा है। मेहुल चौकसी, किसी को नहीं पता था कैसे बेल्जियम के राजा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की और उसको वहां से हिंदुस्तान रिपोर्ट किया जा रहा है। तो किसी दिन भारतीय सेनाएं हमारी टाइगर नेक को क्रॉस करते हुए घुस जाएंगी, जो चिटगांव का एरिया है, जो हिंदू एरिया कहलाया जाता है, कब्जा कर लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और किसी में दम भी नहीं है कि हमारे को आंख भी दिखा दे। बांग्लादेश में तो खासकर स्थिति इनकी बहुत बदतर है। लेकिन मैं एक बात पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक काव्य, बहुत बड़े कवि हुए थे जिन्होंने महाकाव्य भी लिखा था, कालिदास। कालिदास जो थे वो कालिदास कैसे बने? कालिदास बनने से पहले वो महामूर्ख कालिदास थे। वो जिस गुद्दे पे बैठे थे उसी गुद्दे को काट रहे थे, और वहां से निकलते हुए एक विद्वान ने बोला, अरे तू पागल है क्या, तू जिस गुद्दे पे बैठा है तो उसी को काट रहा है। तो आज मजे की बात यह है कि जिस भारत के कंधे पे बैठ के बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश बना एक भूखे नंगे देश से, आज वो कपड़े पहनने वाला बना, आज वो एक्सपोर्टर बन गया। जिस देश के अंदर 95% यान, 30 सिंगल जो यान है वो हमारे देश से ही निर्यात होता है, और उसका जो प्राइस है अकॉर्डिंगली टू अदर कंट्रीज वो 15 to 20 और 25% तक कम है, उस यान पे बैन लगा रहे हैं। मतलब जो उनका कच्चा माल है वो उस पे बैन लगा रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल मंदबुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल। लाख झगड़ा रहा रूस में और यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन रूस से यूरोपियन कंट्रीज ने मजबूरी में गैस खरीदी, ऑयल खरीदा, युद्ध के टाइम में भी खरीदा। आज बांग्लादेश तो भारत के संग, उनको ऐसा लग रहा है कि वो भारत से नहीं खरीदेंगे। ये मैथिल जी, आपने वो दौर याद दिला दिया, वो दौर रूस यूक्रेन युद्ध का आपने वो याद दिला दिया, जिस दौर में जब हर कोई भारत पर ब्लेम लगा रहा था। वो दौर मैथिल साहब ने याद दिलाया जब हर कोई कह रहा था, अरे आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, फला इस तरीके से हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था। तो भाई एक बात ये भी कह दी गई थी कि भाई जो आप इतना विरोध कर रहे हैं तो फिर क्यों लेते हैं वहां से गैस।
और हमारी गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल। से, और बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया था, मैंने ये नहीं कहा कि भाई रशिया से तेल खरीदो, मैंने कहा था जहां से बेस्ट डील मिलती है वहां से लो। अब रशिया से बेस्ट डील मिल रही थी तो मैंने रशिया से वहां पर ले लिया। हाँ, आप आपका कमेंट कंप्लीट कर लीजिए मैथिल साहब। जी, हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश जो है वो अपने एक बार फिर से अंत की तरफ बढ़ रहा है। एक उभरती हुई देश की अर्थव्यवस्था थी बांग्लादेश, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन हो गया, जिस प्रकार से अफरा तफरी अव्यवस्था फैल गई, और मैं बताऊं 10% जो हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज वहां था, वो मुख्य रूप से वहां पर बिजनेसेस को होल्ड करता है। वो वहां पर उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान करता था। और ये तो वही वाला काम हो गया कि पागल कुत्तों ने अपने मालिक को काट लिया। जो हिंदू उनको वहां पर रोजगार दे रहे थे, जो इनको रोटी दे रहे थे, जाहिलपना करके उन्होंने उनकी दुकानें लूट ली, उनकी हत्याएं कर दी। मैं तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बहुत बड़े, नाम भूल रहा हूं मैं कौन से उद्योगपति थे, जिनकी हत्या जो है बांग्लादेशी रेडिकलिस्टों ने की। उनके अंग काट दिए, उनके गुप्तांग काटे, उनकी गर्दन काटी, उनको चार जो है मतलब उनको चार तरीके से उनको काट दिया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि स्थिति क्या है। अब मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, जो साफ तौर पर आपने बात कही मैथिल साहब, उसमें मैं भी ये ऐड कर दूं कि केवल बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि भाई वहां पर हिंदू जो बिजनेसमैन है वो लीड कर रहे थे, ये केवल मैथिल साहब और सभी पैनलिस्ट जो हैं वो ये मेरी बात से सहमत होंगे, केवल बांग्लादेश में ही नहीं, बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान में भी जो हिंदूज थे वो लीड कर रहे थे और उनको वहां से भगाया गया, किस तरीके से नरसंहार किया गया, वो भी एक होलोकॉस्ट की श्रेणी में बिल्कुल मैं उसको डालूंगा। और ये मूर्खता की सारी हदें, और आज पाकिस्तान की स्थिति में है, चल रहा है बस आईसीयू पर, वेंटिलेटर पर उसकी इकोनॉमी है। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उस ओर जा रहा था, उसने थोड़ी समझदारी दिखाई थी शेख हसीना की रजीम ने, भारत का सपोर्ट उसको था, लेकिन अब भारत कब तक सपोर्ट करेगा, और ये चीजें मैं नहीं समझता कि आने वाले दौर पर कहां तक जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है सिवात साहब, क्योंकि एक प्रश्न सिक्योरिटी का है। इस्लामिक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है वहां पर, आईएसआई की बात तो है ही, लेकिन इस्लामिक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। और भारत के बिल्कुल करीब जो डैम बनाने की बात जो है, एम्बैंकमेंट बनाने की बात जो सामने आ रही है त्रिपुरा में, उस त्रिपुरा के बिल्कुल करीब, तो वहां पर उसका विरोध जताया जा रहा है। लेकिन अब क्या मिलिटरीली एग्रेसिव होके बांग्लादेश अगर दिखाता है तो कहीं ना कहीं से उसको बैकिंग है, और अगर है वहां से इतना दिखाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर हम जिस तरीके से वहां से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, वो तमाम मुद्दे, अब फौज कैसे डील करेगी? क्या केवल बीएसएफ तक मामला छोड़ दिया जाएगा, या फिर इसको सरकारों के लेवल पर या और किसी लेवल पर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा? हम केवल दूर से बैठ के ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं की फिक्र करो, बचाओ, जब हमें पता है वहां पर क्या होने वाला है। अब देखो शिव, 2-3 बातें आपने ठीक बोला। क्या एक ऐसा समय था कि जो बांग्लादेश से इन्फ्लक्स बांग्लादेशी का बहुत ज्यादा था, ये बात थी करीब करीब आपके 2005 से पहले, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, बांग्लादेश के अंदर हालात खराब थे, तो वो पोरस बॉर्डर था, भारत की तरफ आए हैं। जितने भी बंगाल के अंदर और आपके असम के अंदर डेमोग्राफी चेंज कर दी, डेमोग्राफी चेंज कर दी सिवात साहब, असम की तो जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है बर्बाद। इसमें चेंज बताना चाहता हूं, वो काफी हद यहाँ पर आए हैं, और आपको पता है कि इसकी काउंट भी नहीं कर सकते, 5 करोड़ के करीब तो 100%। मगर वो 2005 के बाद जब सिचुएशन इंप्रूव हुई बांग्लादेश के अंदर, तो वो आना बंद हो गया था, क्योंकि इकोनॉमी का खेल है। क्योंकि शेख हसीना के ने इकोनॉमी अच्छी की तो रिवर्स की भी बात करने लगे, रिवर्स माइग्रेशन होगा, मगर रिवर्स माइग्रेशन तो नहीं हुआ, मगर माइग्रेशन में बहुत कमी आई थी। मगर अब जैसे ही मोहम्मद यूनुस आए हैं और वहां लोगों को लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वहां से फिर आप देखें इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ गए और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वो बॉर्डर से आने, और कुछ एक इलाकों में फेंस नहीं है, और जहां पर ये फेंस नहीं है, आपको पता है उस इलाकों में जानबूझ के कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दी या क्या है, मगर सच्चाई यह है कि ये प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आपको रेडिकल एलिमेंट्स आएंगे, आईएसआई रोहिंग्यास को रेडिकल करके भारत की तरफ भेजेगी, तो ये सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आईएसएस की जो बात करें, इस्लामिक स्टेट खोरासान, वो तो पैर जमा ही रहा है। उसने क्या किया है कि अपने पैरों को इसलिए किया कि उसको लगा कि अब वहां पर सिचुएशन काफी फ्लूइड है, ये मौका है, इसका इस्तेमाल करो। आईएसएस
पहले भी वहां पर पैर जमा रखे थे, मगर इतना बड़ा नहीं था, अब होगा। अभी भी हम मीडिया भी इस चीज को नहीं बता पा रहा, और हम भी नहीं डिस्कस कर रहे थे कि एक कुछ सिचुएशन बदली है, और उस सिचुएशन का बांग्लादेश ने फायदा उठाया, स्पेशली मोहम्मद यूनुस ने। हुआ क्या है कि म्यांमार की जो सिचुएशन है उसके अंदर दो प्लेयर हैं, एक तो है मिलिट्री जनता, एक है जो अराकान आर्मी जिसके साथ इनकी लड़ाई हो रही है। अब जो मिलिट्री जनता, इसको चीन हेल्प कर रहा है, अब अमेरिका जो है वो अराकान आर्मी को हेल्प कर रहा है, और वो दे रहा है कि अभी जो अराकान जो स्पेशली अराकान आर्मी, अब रखाइन प्रोविंस में 3 जगह अभी भी मिलिट्री जनता का कब्जा है, सितवे है, कुआ कप्पू है, और एक है मानुपाओ। अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसने बांग्लादेश की फौज का इस्तेमाल किया लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए अराकान आर्मी को। ठीक है। अराकान आर्मी के साथ हो गए हैं आपके बेसिकली चीन नेशनल फ्रंट भी, और अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी जो पहले ऑपोजिट में थी, वो भी इनके कारण आ गई। अब क्या हो रहा है कि 3 डिवीजन जो है बांग्लादेश की, उनको तैयार किया गया है जो कि अराकान बॉर्डर पे हैं, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे अराकान आर्मी को। ये जो 3 पोर्ट हैं, इनको जीतने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम ये सोच रहे हैं कि शायद अमेरिका अब सपोर्ट नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को, अब जो बाइडेन चले गए हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप शायद वो ना हो, क्योंकि लेकिन सिवाज साहब, आपकी इस बात में कार्ड खेला है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसमें मैं ये ऐड करूं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चीन की दुश्मनी के चक्कर में तो उस चीन के खिलाफ जो भी कुछ करना पड़े, ये कोई भी छोटा प्लेयर बड़ा प्लेयर, उसका हर किसी का वो लाभ जो है वो लेंगे। बस शिवन एक है, बिकॉज हमारे लिए सिचुएशन म्यांमार में अगर ठीक नहीं होती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने ये बताया था आपको, कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो सितवे में आना था, जो अभी भी मिलिट्री जनता है, वो भी खटास में पड़ गया है। आपका जो इंटरनेशनल ट्राइलैटरल हाईवे जाना था, जो कि जा रहा है आपका चीन पॉपुलेशन के इलाके में, वो भी ठप पड़ गया है। तो वाकई सच्चाई है कि आपका पॉइंट में दम है, क्योंकि चीन हेल्प कर रहा है मिलिट्री जनता को, तो अमेरिका अराकान आर्मी को कर रहा है, और अराकान आर्मी को वो सपोर्ट करेगा, उसका इस्तेमाल वो अब उठाएगा बांग्लादेश की फौज से। तो हो सकता है मोहम्मद यूनुस को रिप्लाई मिल जाए अमेरिका की तरफ से। ये हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, जबकि ये एक सिचुएशन ठीक नहीं है। भारत चाहेगा कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं आती म्यांमार में, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब होगा, चाहे वो मिजोरम है, नागालैंड है, या मणिपुर में तो आपको पता ही है किस प्रकार से वहां से ड्रग नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिवाज साहब वहां पर थी कि शायद, जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिए, इतना बॉर्डर पोरस है वो, वहां पर आवाजाही में भी कोई मनाही नहीं हुआ करती थी। 16 किलोमीटर, बिल्कुल 16 किलोमीटर कोई मनाही नहीं है। और बहुत से, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में मैंने पढ़ाई लिखाई वहां पर भी की है, तो मैं वहां की थोड़ी सी एरिया को समझता हूं। तो कुछ दोस्त मेरे वो बताते थे कि हम कैसे वहां जा सकते हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं, व्यापार दुकानें सुबह लगाई शाम को चले गए, इस तरीके का रिलेशन हमारा म्यांमार से, और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि इसका भी कोई उपाय सरकार जरूर निकाल लेगी, लेकिन बिल्कुल। हाँ, शोएब चौधरी जी, आपसे मैं ये पूछूं कि भाई बांग्लादेश के लिए भारत ने क्या कुछ नहीं किया? हमने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, बलिदान दिया, 3000 से ज्यादा हमारे फौजी वहां पर शहीद हुए, सब कुछ ठीक करके एक तरीके से थाली में परोस के आपकी वहां जो भी है वहां पर गवर्नमेंट, उसको थाली पे परोस के एक राज्य दे दिया। अगर चाहता इंडिया तो वहां पर बस भी सकता था, अपना एरिया उसको डिमार्क करने का वो भी एक सोच हो सकती थी। इतनी मदद करना, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तो एक बहुत लेट का उदाहरण है, लेकिन हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो कट्टरपंथी सोच वहां पर आ रही है, उसमें आपको याद होगा कि पाकिस्तानी जो है वो तो मुसलमान नहीं मानते थे बांग्लादेशियों को, वो तो कहते थे ये हिंदू लाइक हैं। तो अब वहां की औरतें जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में तो मुझे लगता है वो बिल्कुल उसको कुछ ऐसा ना बना दें कि भाई तालिबान ना बना दें उस जगह को, और वो सूट ही नहीं करेगा, मैच ही नहीं करेगा। शिवम भाई, आपसे और हमारे आदरणीय मेजर जनरल सियाज साहब से और बाकी दो पैनल से अनुमति लेके, परमिशन लेके मैं 3 चीज कहना चाहता हूँ। आपने कहा बांग्लादेश के लिए भारत ने क्या नहीं किया, मैं कहूंगा भारत बांग्लादेश के लिए हिंदुओं ने क्या नहीं किया। 30 लाख जो जान दी, उसमें 90% हिंदू थे। 4-5 लाख माँ बहन की जो इज्जत टूटा पाकिस्तानी ने, उसमें 90% से ज्यादा हिंदू थे।
और अभी बांग्लादेश में भवेश चंद्र राय को खून कर दिया और अभी कह रहे कि ये मुकदमा हो नहीं सकता। हिंदू एक बहन की गैंगरेप हुआ 2 दिन पहले, आपको आपके शो में मैंने कहा, आज तक वो मुकदमा नहीं हुआ, केस नहीं हुआ। हिंदू स्कूल टीचर कांतिलाल आचार्य को जबरदस्ती उनको रेजिग्नेशन दिलवा दिया, कुछ नहीं हुआ। और ये ढाका शहर में आप जब आएंगे देखेंगे, ढाका शहर में आप जो 1947 के बाद पाकिस्तान ने एक लॉ पास किया था, एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट करके हिंदुओं की सब प्रॉपर्टी एक्वायर की, बाद में उसी लॉ को वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट बना दिया। ढाका सिटी में जितने प्रॉपर्टीज है सब, आई एम टेलिंग विद ऑल अथॉरिटी एंड ऑन रिकॉर्ड, ढाका सिटी में जितने प्रॉपर्टी है इसमें 60% हिंदू की प्रॉपर्टी मुसलमान ने दखल कर ली। ढाका सिटी में आप जितने हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, 60% ऑफ दोस प्रॉपर्टीज वर बिलोंगिंग टू हिंदू। नहीं तो हिंदू मंदिर के जमीन को दखल करके इसमें बिल्डिंग बना दिया। सो आप हिंदू बांग्लादेश के लिए क्या नहीं कर, बांग्लादेश के पैदा किया हिंदुओं ने, 30 लाख हिंदू के खून है। भारत तो क्या है, हम हिंदू की बात कर रहे हैं। और ये है हिंदू के साथ अभी जो बांग्लादेश की ये जंगी जिहादी कर रहे हैं, यही है प्रतिदान रिटर्न के। इतने इन्होंने 30 लाख जान दे दी, 4-5 लाख माँ बहन की इज्जत दे दी, और इसके बदल में क्या मिल रहा है? बेइज्जती। आप कह रहे खुलेआम कह रहे हिंदू के काटो, व्हाट इज दिस? सो हमारे को लगता है कि इंडिया, ट्रम्प के बाद छोड़िए, ट्रम्प विल नॉट डू एनीथिंग, ट्रम्प विल नॉट डू एनीथिंग। भारत का करना पड़ेगा। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, मैं आपकी भावनाएं, शोएब चौधरी जी आप थोड़ा सा और यूनुस, बिल्कुल शिवम भाई एक सेकंड, और यूनुस गए थे चाइना पैसा लाने के लिए, कुछ नहीं मिला। कैसे हमें पता चला? अभी ये अराकान आर्मी बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आके 4 दिन पहले सेलिब्रेशन की, एक प्रोग्राम के ओपनली अराकान आर्मी के फ्लैग झंडा भी उड़ाया। सो यूनुस अभी वो CIA के प्रोडक्ट है अराकान आर्मी, और यूनुस अभी चाइना के पीठ में भी छोरा फूकेगा कि यूनुस इज अ फ्रॉड, इज अ ट्रेटर, इज अ क्या काफी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉड है। मैं जिस तरीके से बार बार ये बात कहता हूं कि सर्टिफाइड नोबेल पुरस्कार मिला हुआ फ्रॉड है, सर्टिफाइड फ्रॉड। पुरस्कार मिला नहीं, नोबेल पुरस्कार मिला नहीं सब भाई, नोबेल पुरस्कार उसको दिया, इसको किसी ने भीख दे दिया। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, काफी सर्टिफाइड है और वो किसी को भी धोखा देगा। और इनके तौर तरीकों पे ना जाइए, इतना भोला चेहरा लेकर जो चल रहे हैं इतने भोले हैं नहीं, बहुत खतरनाक स्थिति। धीरज कौल जी, इकोनॉमी अगर इफेक्ट होगी बांग्लादेश की, भारत पर भी असर होगा। और अब ये रेडिकलाइजेशन की ओर जब चला जाता है तो पाकिस्तान आपने देखा, अच्छा खासा पूरा पंजाब का क्षेत्र ही वो था। अब वहाँ पे पंजाबियों को पहले तो उर्दू सिखाना शुरुआत कर दी, रेडिकलाइजेशन शुरुआत कर दी, तौर तरीके बदलना, फिर व्यापार की बुद्धि से हटाकर भाई गज़वाए हिंद की आपको उनको ज्ञान देना चालू कर दिया कि भाई भारत पर हमारा राज होगा, फला होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ना एजुकेशन पर ध्यान, ना इकोनॉमी पर ध्यान, गिने चुने जो अमीर हैं वो अमीर बनते जाएंगे, जो गरीब हैं वो गरीबी की गर्त में जाते जाएंगे। तो वो वहाँ पर ना तो कैपिटलाइजेशन के तौर पर, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना सर्विस सेक्टर। और सेम बांग्लादेश अब स्थिति बनाना चाह रहा है। क्या होगा बांग्लादेश का, क्या होगा भारत के रिश्ते का? और भारत तो फंस जाएगा फिर ऐसे देशों के चक्कर में, और फिर ऐसे स्टेज पे तो युद्ध होता है। देखिए, पहले तो मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट उन्होंने बोला। और सूर्या जी की मैंने बात सुनी, वेरी वेरी नाइसली सेड। और जनरल साहब तो बहुत ही अच्छा प्रवक्ता है। और शिवम जी, पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत कोर टॉपिक पकड़ते हैं और आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम श्योर एवरीबडी बिलीव्स दैट। लेकिन एक चीज आपको एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी चौधरी जी ने बात बोली वो एक बहुत बड़ी इशू है, उस पे आपको एक शो जरूर करना चाहिए। बिफोर फ्रॉम 47 to 71 सिस्टमैटिक एक्सोडस ऑफ हिंदूज एंड उनकी प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेना, और 71 से शेख हसीना दौर, और शेख हसीना के दौरान में थोड़ा कम हुआ था, मोदी जी की लीडरशिप में ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और आप इतने सब एजुकेटेड लोग हैं, आप मुझे एक सीरियस कंट्री बताइए जिसको कोई चीफ एडवाइजर चला रहा हो। मैं तो नहीं जानता, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई चीफ एडवाइजर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह जाकर, जो ना पब्लिकली इलेक्टेड है, और उस चीफ एडवाइजर को कौन लोग गवर्न कर रहे हैं यही नहीं किसी को पता। गवर्नमेंट इंटरिम, बीएनपी स्टूडेंट्स, रिलीजियस बेसल पार्टीज, स्टूडेंट ग्रुप, मिलिशिया, इंटरिम गवर्नमेंट, पता ही नहीं कौन चला रहा है। दे आर नॉट पब्लिकली इलेक्टेड पीपल, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, नंबर 1। और जो आप यूनिस की बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर है
आफ्टर बिफोर द 71, वो आपको वापस उसी रूडिमेंट्री स्टेट में ले जा रहा है। आपने पाकिस्तान की बात की, मेरे साथ बहुत सारे कलीग्स मैं हैं धीरे जो कि धीरे थोड़ा सा मैं शोएब जिस तरीके से इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं, शोएब साहब मैं आपकी आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, धीरज ये जो विषय आपने कहा है इस पर अवश्य हम शोएब जी, ये जिस तरीके से आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ये आपको लगता है कि ये कट्टरपंथ में जिस तरीके से चला गया, मैंने आपकी आंखों को नोटिस किया जिस तरीके से आप थोड़ा भावनात्मक यहां पर हुए थे, ये अब कमबैक है क्या? धीरज कौल भी जिस तरीके से कह रहे हैं वो शो करवाना चाहते हैं, वो समझते हैं ये एक्सोडस नहीं, ये नरसंहार है, ये बर्बादी करने का जो प्रयास है और सिस्टमिक, कैलिब्रेटेड, प्लान्ड, यही हमारे साथ कश्मीर में हुआ। यही आप देखिए बलोचियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में लोगों के साथ हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल स्टैंड अप। और एक बात और समझना है कि कॉमन बांग्लादेशी आदमी इज नॉट अ मिलिशिया और मिलिटेंट, दे आर वेरी गुड, वेल एजुकेटेड पीपल, दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं खुद, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बांग्लादेश से आते हैं, हिंदूज मुस्लिम अलाइक, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, आई शुड से दैट। मैं धीरज एक बात कह दूं कि बहुत से लोग जिस तरीके से भारत की छवि को बर्बाद करना, धूमिल करने का प्रयास करते हैं, एंटी इस्लामिक ये तमाम चीजें जो आजकल मुंह पे रटी रटाई हैं, वो कुछ नहीं है। और ये बात भी आप समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदूज और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की सरकार लीड करे तो हर कोई सुरक्षित रहेगा, सभी का भला होने वाला है। और ये 10 सेकंड में एक बात, हाँ, 10 सेकंड में एक बात बोलता हूं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, एंड दे विश इंडिया वाज नेवर सेपरेटेड, दे हैड अ लीडर लाइक मोदी जी। बिल्कुल, वो चाहते हैं इंटीग्रेटेड, वो सिक एंड टायर्ड है अपनी गवर्नमेंट से। मैं वही कह रहा हूं, कट्टरपंथ की अफीम खा के बैठे हैं लोग, कट्टरपंथ की अफीम चाट के बैठे हैं, और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं। मैथिल आपकी कमेंट यहां पर लेंगे। हाँ मैथिल जी देखिए शिवम जी, पहले तो मैं सलाउद्दीन जी के जो जज्बात हैं वो इस तरह से लेता हूं कि एक ट्रू जो देशभक्त होता है, एक सच्चा देशभक्त जिसके दिल में बांग्लादेश है, वो आज बांग्लादेश की बर्बादी जो हो चुकी है, मैं ऐसा कहता हूं कि हो चुकी है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के मेन पिलर्स थे, वो आज वो पिलर्स पाकिस्तान के अपने प्रोपोगेंडा के कारण ढह चुके हैं। जिन पिलरों के ऊपर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई थी, आज जिस अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर टिकी हुई थी, वो हिंदू आज बांग्लादेश में नरसंहार हो चुका है। ये उसका दर्द इनकी आंखों में झटक रहा है। बिल्कुल। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भी सच बात है कि बांग्लादेश का जो आम बांग्लादेशी नागरिक है वो कभी भी भारत विरोधी नहीं हो सकता, और ना ही वो कभी है, ये मैं खुद विश्वास करता हूं। लेकिन ये भी सच बात है कि वहां पे जो चल रहे मदरसे हैं, उन मदरसों में जो कट्टरपंथी मौलाना जो हैं, जो अंगूठा छाप मौलाना है, उन मौलानाओं ने जो एक ब्रीड पैदा की, तालिबानी ब्रीड, ISIS ब्रीड, पाकिस्तान समर्थक ब्रीड, वो ब्रीड आज रोडों पे थी। वरना कौन सोच सकता है कि जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए अपनी जान गंवा दी हो, जिन्होंने कितना युद्ध लड़ा हो, बंग बंधु, उनकी जो है मकान ढह दिया, उनकी मूर्ति ढहा दी गई। और सूर्य मैथिल जी, ये हैरानी है। हाँ सूर्य मैथिल जी, एक बात हमें यहाँ पर ये भी समझनी होगी, ये बात बहुत क्लियर हमें करनी पड़ेगी कि भाई ये हम क्यों डिस्कस करते हैं यहाँ पर बैठ के। लोग सोचते होंगे कि भाई ये जो शो है, इतना लंबा समय हमने यहाँ पर बांग्लादेश को क्यों दिया, वहाँ की इकोनॉमी की क्यों चिंता हमें है। अरे भाई हमने कुर्बानियां दी, हमने 3000 से ज्यादा अपने फौजियों का बलिदान दिया है, और उनका जो खून है वो हमसे कहता है कि भाई हमने कुर्बानी दी, आज इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। शोएब चौधरी जी के आंसू जो है वो इस बात की गवाही देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, और ये बेड़ा गर्क हो जाएगा बांग्लादेश का, और आसपास इतने बर्बाद देशों के बीच में भारत नहीं रह सकता, भारत नहीं रह सकता। मैं सिवाज साहब के लिए भी मैं कहूंगा कि वो समझ रहे होंगे, ये एक तरीके से 71 का जो फेलियर था बांग्लादेश में, तो उनके पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसका बदला हमें लेना है। ये बदला लेने का समय आया है, और ये तो बांग्लादेश को बर्बाद करेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, मारेंगे वहां की औरतों को, लोगों को, जैसे ही पाकिस्तानी घुस जाएंगे, और फिर से वो दौर वापस आ सकता है। शिवम भाई, मैं कह रहा हूं वो दौर वापस आएगा, वो दौर वापस आएगा। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, सलाउद्दीन जी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज जो बांग्लादेश में महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है बहुत ज्यादा दयनीय है। मैं आपको बताऊं, उनको सेक्स जो वर्कर इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है
बेरोजगारी के कारण बांग्लादेश में उभर के आया है। बहुत ये जो रेड बहुत लाइट एरिया है, दर्द होता है ये ऐसी बातें जब ये मैं सोचता हूं पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा है, उस पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा के कारण आज बांग्लादेश को वो गिराना चाहता था, क्योंकि बांग्लादेश उनसे काट के भारत ने बनाया था और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी वहां पर कि भारत, जिसने उनको पैदा किया, जिनको बचाया, जिसको खड़ा किया, जिसको पाला पोसा, उसी बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सलाउद्दीन जी जैसे पत्रकार यदि बांग्लादेश में हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक बार फिर से उनकी आंखें खुलेंगी, उनको एहसास होगा कि उन्होंने किया तो क्या किया। सलाउद्दीन जी, एक कड़े शब्दों में या फिर जिस तरीके से, चाहे भावनात्मक दृष्टिकोण से कैसे भी, एक संदेश जरूर दीजिए कि अब बदलाव की घड़ी आई है, अब कुर्बानी का वो समय आया है कि अब अगर बदलाव नहीं हुआ बांग्लादेश में तो केवल इकोनॉमी का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये 47 से लेकर जो अब तक का जो एक्सोडस हुआ है, वो तमाम मुद्दे, सारे मुद्दे सामने आ जाएंगे आंखों में। वो कुर्बानियों से लेकर जो बर्बादी का दौर है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या 1 मिनट कर दीजिए। शिवम भाई, आपको और जनरल श्रीवास्तव को और बाकी सारे पैनलिस्ट को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी बंगाली कभी पाकिस्तान से सीना नहीं मिलाया। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन है और बांग्लादेश आजाद होने के वक्त आ गया। फिर से 71 में एक दफा हुआ था, मगर अभी असली आजादी मिलेगा। हम पाकिस्तानी जितने नाजायज बच्चे हैं बांग्लादेश में, मैंने बार बार कहता रहा हूं, सबको पाकिस्तान वापस भेजेंगे। और हमारे आशा है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो नई आजादी मिलेगा, यूनुस को हम लोग जब मूर्ति की तरह जेल भेजेंगे फांसी में लटकाने के लिए, बांग्लादेश में अभी मेरे दुआ है कि एक हिंदू प्रेमी सरकार आ जाए, हिंदू प्रेमी सरकार जो हिंदू के दर्द समझेगा। हिंदू ने ये देश के पैदा किया, हिंदू ने ये देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और अभी आगे वक्त टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड and to endorse what my Hindu brothers and sisters have done। एवं बांग्लादेश में जो हिंदू के प्रॉपर्टीज को कब्जा किया इलीगली, सब प्रॉपर्टीज रिटर्न करने की वक्त आ गई। ये मैं डिमांड करता हूँ, ढाका सिटी में, बांग्लादेश में जितने हिंदू प्रॉपर्टीज है, इसे बेदखल हुआ इलीगली या लीगली, सब फिर वापस करना पड़ेगा। और जो 1 करोड़ बंगाली गए थे भारत, पाकिस्तानी हमारे 71 वॉर में, सबको वापस लाना है बांग्लादेश पे, और लाके उनकी प्रॉपर्टी उनको देना है। उनके राइट है, उनका हक है इस देश में रहने की। बांग्लादेश इज नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, बांग्लादेश इज फॉर बंगालीज। बिल्कुल शोएब जी, जिस तरीके से आपने ये बात को अपनी रखा, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। आपने ये साफ संदेश यहाँ पर दिया है कि क्या वहाँ की स्थिति जो है वो हो रही है, जिस तरीके से बर्बादी वहाँ पर हो रही है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उनको स्क्रीन पर हम दिखाएं। शोएब जी, आप बिल्कुल भावनात्मक यहाँ पर हो गए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और कोई बदलाव यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन सिवाज साहब, क्या बदलाव लाने की स्थिति में हम हैं? क्या वो बदलाव आएगा, या फिर ये जो कुछ भी वहाँ पर जो स्थिति हो रही है उसमें कोई चेंजेस लाना नामुमकिन हो जाएगा, एक और पाकिस्तान बन जाएगा बांग्लादेश? हाँ बिल्कुल, सच तो यही है शिवम, जो सिचुएशन जा रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मैं एक पॉइंट बताऊंगा, कहीं ना कहीं ये बात आती है 1971 में भारत ने बांग्लादेश बना के आज़ादी दिला के, तो ये पॉइंट आता क्या भारत की फ़ौज वहाँ रुक सकती थी? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे, चिकन नेक को बढ़ा सकते? देखो, भारत की जो फ़ौज है वो प्रोफेशनल है। भारत की फ़ौज ने जो 93,000 जो प्रिजनर लिए थे, अगर उनको मुक्ति पाने को छोड़ देते उस टाइम, तो वो उनको जिंदा खा जाते, क्योंकि इतनी आक्रोश था, क्योंकि जेनोसाइड किया था पाकिस्तान की फौज ने। कम से कम 5 से 10 लाख औरतों का रेप किया था, 30 लाख लोग मारे थे। वो वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें ये 93,000 दे दो, हम इसको स्किन कर देंगे अलाइव। ये इतना बड़ा आक्रोश था, भारत ने उनको निकाला चुपकाए से। भारत वहां पर एक दिन ज्यादा नहीं रहा, जैसे ही भारत ने बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश को दे के और वहां से आ गया। यही नहीं, भारत कभी ऐसा नहीं दिखाना चाहता था वर्ल्ड को कि अपने कारण या कोई अपना इंटरेस्ट था इसलिए का भारत गया, क्योंकि वहां जेनोसाइड हो रहा था, बंगालियों को मारा जा रहा था। बांग्लादेश एक नया देश
बनना था और वो बना। अब जो बात और आप करो शिवम, हाँ, क्या अब बस सिचुएशन क्या है? 10 सेकंड सर, वाकई क्लोज कर सिचुएशन दीजिए। बहुत खराब होती जा रही है हाँ। और मुझे लगता है अब समय आ गया कोई हमें कॉन्क्रीट स्टेप लेने का। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय हमें इजाज़त देता है संवाद करने की, लेकिन जिस तरीके से बात साहब आपने, शोएब जी आपने अपनी बात को रखा, मैथिल जी आपने रखा और धीरज कौल भी हमारे साथ थे,